हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक सब्सिडरी बुक। सब्सिडरी बुक क्या होती है? सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, आप अपनी जितनी भी डे टू डे की रिकॉर्डिंग यानी कि ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको एक बुक में लिखते हैं जिसे हम बोलते हैं जर्नल एंट्रीज। लेकिन अगर मान लीजिए किसी एक अकाउंट से रिलेटेड आपके पास में एक दिन में बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो आप उनके लिए क्या करेंगे? उसी बुक में लिखेंगे तो लगातार लिखते चले जाएंगे। जैसे आप देखते हो कि जैसे जैसे आपकी क्लासें आगे बढ़ती हैं तो सब्जेक्ट वाइज बुक्स आप नोटबुक अलग अलग बनानी शुरू कर देते हैं। वो किस लिए बनाते हैं? क्योंकि एक ही सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके पास में बहुत सारा वर्क होता है और उस वर्क को आप एक अलग नोटबुक में नोट कर लेते हैं। जैसे अकाउंट की आपने अलग बना ली, बिजनेस की आपने अलग बना ली, इकोनॉमिक्स की आपने अलग बना ली, मैथ की आपने अलग नोटबुक बना ली। वैसे ही सेम उसी तरीके से अगर कोई बिजनेस होता है और उसमें किसी एक अकाउंट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो उनके लिए भी वो फर्म या कंपनियां क्या करती हैं, अलग से एक बुक बना लेती हैं जिसको हम सब्सिडरी बुक बोलते हैं। और जिसकी हम सब्सिडरी बुक बनाते हैं उसकी हम जर्नल एंट्री नोट नहीं करते हैं। जो डेफिनेशन में भी गिवन है, सब्सिडरी बुक आर स्पेशल पर्पस बुक फॉर रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजैक्शन ऑफ सिमिलर, यानी कि एक जैसी। सेकंड चीज, जिसकी आप देयर विल नो जर्नल एंट्रीज, यानी कि जिसको आप सब्सिडरी बुक में नोट करते हो उसकी आप जर्नल एंट्री नहीं बनाते हो। अब हमारे पास में सब्सिडरी बुक कितने टाइप की होती हैं? तो दो टाइप की आपके पास सब्सिडरी बुक होती हैं। एक जिसे हम बोलते हैं कैश बुक, यानी कि कैश और बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स जो होती हैं वो इन कैश बुकों में आती हैं। और उसके अदर जो बुकें होती हैं उसे हम बोलते हैं अदर बुक। अब हमारे पास में टाइप्स ऑफ कैश बुक, कैश बुक कितने टाइप की होती है? तो कैश बुक हमारे पास में तीन टाइप की होती हैं जो सीबीएसई के अकॉर्डिंगली हैं। आईएससी में अगर आप पढ़ रहे हो तो आपके पास में ये एक टाइप की डबल कॉलम की जगह यहाँ पर ट्रिपल कॉलम आ जाएगी। सबसे पहली होती है सिंगल कॉलम कैश बुक, जिसमें केवल कैश की ट्रांजेक्शन्स को आप नोट करते हो, बैंक की ट्रांजेक्शन्स को आप नोट नहीं करते हो। सेकेंड होती है जिसे हम बोलते हैं डबल कॉलम कैश बुक, जिसके अंदर आप कैश और बैंक दोनों की ट्रांजेक्शन्स को नोट करते हो, उसके अदर किसी और चीज को नोट नहीं करते हो। और अगर आप आईएससी के स्टूडेंट हैं तो इसके अंदर ट्रिपल कॉलम कैश बुक आती है, जिसमें डिस्काउंट अलाउ और डिस्काउंट रिसीव के भी हम कॉलम को बनाते हैं। इसी तरीके से तीसरी बुक होती है जिसे हम पैटी कैश बुक बोलते हैं। ये हमारे पास तीन टाइप की कैश बुक्स होती हैं और उसके अदर जो बुक होती हैं वो हमारे पास में ये चार टाइप की बुकें और हैं एज पर सीबीएसई, जो आप क्लास 12th में 11th में करते हैं। पहली बुक होती है जिसे हम बोलते हैं परचेजेस बुक। इसमें जो उधार में गुड्स खरीदा है उसे नोट करा जाता है। ऐसी एक होती है जिसे हम सेल्स बुक बोलते हैं, जिसमें हमारे पास में जितना उधार में गुड्स बेचा है उसे नोट करा जाता है। और थर्ड होती है आपके पास में परचेज रिटर्न बुक, यानी कि जिस गुड्स को आपने परचेज करा है बाय डिफॉल्ट अगर वो गलत है, एज पर सैंपल मैच नहीं हो रहा है, या किसी का बिल आपको रिसीव हो गया उसे कैंसिल करना है, गुड्स नहीं आया है, तो ऐसे में हम उसको लिखेंगे परचेज रिटर्न बुक में। और इसी की तरह अगली आपके पास होती है सेल्स रिटर्न बुक। तो ये चार टाइप की आपके पास में अदर बुक होती हैं। हम जो आज के टॉपिक में कवर करेंगे वो करेंगे हम अपनी सिंगल कॉलम कैश बुक। अब सिंगल कॉलम कैश बुक की जब बात हो रही है तो इसमें मैंने आपको बताया था केवल आप किसकी ट्रांजेक्शन्स को नोट करेंगे, ओनली कैश की ट्रांजेक्शन्स को नोट करेंगे। और यहाँ दो तरीके लिख रखे हैं मैंने, एक सिंपल और एक हो गया आपके पास में विद जीएसटी। अब आपके पास में एज पर सीबीएसई कुछ स्कूलों में आपको जो है केवल विदाउट जीएसटी वाली ट्रांजेक्शन्स को नोट कराया जाता है, यानी कि वही होंगी, जीएसटी से रिलेटेड ना सेल ना परचेज कुछ भी गिवन नहीं होगी। एक होगा जिसमें विद जीएसटी होता है। हम लोग इस बुक में दोनों ही को कवर कर लेंगे क्योंकि इतना टफ टास्क ये है नहीं, बहुत ईजी है। सबसे पहले बात आती है इसके फॉर्मेट की। तो जब भी आप परचेज बुक कैश बुक बनाएंगे तो कैश बुक का फॉर्मेट बिल्कुल सेम ऐसा ही होता है जैसा फॉर्मेट आपके पास में किसी लेजर का होता है। किसी का भी आप लेजर बनाते हो तो आप अपने रजिस्टर को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। पहला पार्ट आपके पास कहलाएगा रजिस्टर का जो पेज है, आप उसका एक पार्ट उसको हाफ कर लीजिए। हाफ फोल्ड करने के बाद आधा पार्ट जो है वो आपका डेबिट साइड कहलाएगा और आधा पार्ट जो है आपका वो क्रेडिट साइड कहलाएगा। पॉइंट नंबर 1। और ब्रैकेट बीच में आप लिखेंगे यहाँ पर कैश बुक। ये आपके पास में क्या बना रहे हैं? कैश बुक। जब हम कोई लेजर बनाते हैं तो अकाउंट लिखते हैं। तो अगर आप कैश का लेजर बना रहे हो तो लिखेंगे कैश अकाउंट,
और अगर आप सब्सिडरी बुक बना रहे हैं तो लिखेंगे कैश बुक, और जिसकी भी आप सब्सिडरी बुक बनाते हैं उसकी जर्नल एंट्री नहीं बनती है, ठीक। लेकिन कैश बुक और कैश अकाउंट दोनों का लेजर का जो फॉर्मेट है वो सेम है। अब इसमें जो पहला कॉलम आप बनाते हैं वो डेट का कॉलम होगा, सेकंड कॉलम आपके पास में पर्टिकुलर का होगा, थर्ड कॉलम आपके पास एलएफ का होगा। तो फर्स्ट आपके पास डेट, सेकंड आपके पास में आ गया किसका, पर्टिकुलर का, इसके बाद में एलएफ, यहां पर लेजर फॉलियो का नंबर आता है, जबकि आप जब लेजर बनाते हो तो इसी वाले कॉलम में आपके पास में जर्नल फॉलियो नंबर आता है, इट मींस जेएफ लिखोगे, और यहां पर आपके पास में अमाउंट का कॉलम बन गया। सेम इसी तरीके से आप क्रेडिट साइड में आ जाइए, पहला कॉलम आपके पास में किसका बनेगा, डेट का, सेकंड कॉलम आपके पास किसका बनेगा, पर्टिकुलर का, थर्ड कॉलम आपके पास किसका बनेगा, एलएफ का बनेगा, और फिर इसके बाद आ जाएगा आपका अमाउंट का कॉलम। ये आपके पास में कॉलम डेबिट साइड के और क्रेडिट साइड के आ जाएंगे। स्टेप नंबर 1 में हमें कौन से अमाउंट को डेबिट में लिखना है और कौन से अमाउंट को क्रेडिट में लिखना है। तो जितना कैश आपके पास में रिसीप्ट होता है, जो मिलता है आपको कैश, उसे आप डेबिट साइड में लिखते हो। तो डेबिट साइड का कॉलम का मतलब हो गया आपके पास में रिसीप्ट का कॉलम, जितना भी कैश आपको क्या हुआ है, मिला है, उसे आप यहाँ लिखोगे, ठीक। और आपके पास जो क्रेडिट साइड का कॉलम है ये आपके पास हो गया पेमेंट करने का कॉलम, यानी कि जितना भी आप पेमेंट करोगे उसे आप किस साइड नोट करोगे, उसे आप क्रेडिट साइड में नोट करोगे। जितना कैश रिसीव हुआ है उसे डेबिट साइड में लिखेंगे, और जितना भी कैश का आप पेमेंट कर रहे हो उसको आप क्रेडिट साइड में नोट करोगे। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। और जितनी भी नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, यानी कि जिसमें कैश नहीं आ रहा या कैश का पेमेंट नहीं हो रहा, उसको हम इस बुक में नोट नहीं करेंगे, केवल ओनली कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को नोट करेंगे। इवन दोस्त कि अगर कोई बैंक की ट्रांजैक्शंस भी है तो वो भी हम यहाँ नहीं लिखेंगे, बट अगर आपने कैश बैंक में डिपॉजिट करा है तो ये कैश ट्रांजैक्शन भी है, इसलिए इसको नोट करेंगे। सेकंड चीज आती है आपके पास की डेट के कॉलम में, पहले आप ईयर लिखोगे, जैसे एग्जाम्पल के में 2025 है तो इधर भी डेट के कॉलम में लिखोगे और इधर भी आपके पास में डेट के कॉलम में लिखेंगे। दूसरी चीज, जब आप डेबिट साइड में लिखोगे तो यहाँ पर पर्टिकुलर में जो भी ट्रांजैक्शन है उसके लिए पहले आप, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपके पास जुलाई है, ये लिखोगे 1 जुलाई, ये लिखेंगे आप, और इस ट्रांजैक्शंस के लिए 2 का यूज डेबिट के लिए करा जाएगा। और इसी तरीके से अगर आप क्रेडिट साइड में लिख रहे हैं तो यहाँ पर आप बाय का यूज करेंगे। दूसरी, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया, डेबिट साइड में इन ऑल सारी ट्रांजैक्शन के लिए 2 का यूज होना है और क्रेडिट साइड के लिए बाय का यूज होना है। सेकंड पॉइंट आता है आपके पास में कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन है तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन में आप देख लीजिए कि क्या वो एक कैश का बैलेंस दे रखा है। कैश के बैलेंस का मतलब हुआ कि जो पिछले साल का बचा हुआ बैलेंस है उसे आप नोट कर रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर कह रहा है वो कैश इन हैंड, ये बोल रहा है कैश इन हैंड, तो कैश इन हैंड का मतलब हो गया कि आपके पास में पिछले वाला जो कैश बुक बनाई होगी उसका जो बैलेंस आपने कैलकुलेट करा आप उसे नोट करेंगे। और कैश इन हैंड का मतलब वो आपका ओपनिंग बैलेंस, और ओपनिंग बैलेंस को हम लिखते हैं डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से। एक क्वेश्चन आता है कि क्या कैश अकाउंट का यानी कि कैश बुक का जो बैलेंस है, केवल कैश के कॉलम की बात कर रहा हूं, बैंक के कॉलम की यहाँ बात नहीं हो रही है, तो क्या वो एक डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट बैलेंस होगा, या डेबिट और क्रेडिट में से कोई भी एक हो सकता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कैश का बैलेंस ऑलवेज डेबिट होगा, कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं हो सकता, क्योंकि जितना कैश है वो आपका एसेट है और एसेट के बैलेंस हमेशा डेबिट होते हैं। कैश का बैलेंस कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं हो सकता। तो ये आप लिखेंगे यहाँ पर, और उसके बाद जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी उनको लिखेंगे। जैसे आप किसी गुड्स को सोल्ड कर रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे टू सेल्स के नाम से, डेट डाल देंगे यहाँ पर और लिखेंगे टू सेल्स के नाम से, और उसका अमाउंट यहाँ आ जाएगा। ऐसे ही अगर आप परचेज कर रहे हैं तो आप पेमेंट कर रहे हैं कैश में, तो उसे आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय परचेजेस के नेम से, यहाँ आ जाएगा। किसी एक्सपेंस का आप पेमेंट कर रहे हो, जैसे सैलरी का पेमेंट करा तो कैश आपके पास से आउट हुआ तो बाय सैलरी, रेंट का पेमेंट कर रहे हो तो बाय रेंट, वेजेस का पेमेंट कर रहे हो तो बाय वेजेस, किसी पर्सन को आप दे रहे हो सुरेश को नरेश को पेमेंट कर रहे हो तो बाय सुरेश या बाय रमेश, उनके नाम आ जाएंगे। कैश रिसीव होगा, सेल्स में कर रहे हो, गुड्स को बेच रहे हो तो टू सेल्स, अगर किसी एसेट्स को आप सेल कर रहे हो तो उस पर्टिकुलर एसेट का नाम आ जाएगा टू फर्नीचर, टू मशीन, टू बिल्डिंग। अगर आप कोई कमीशन यानी कोई इनकम रिसीव कर रहे हो तो अगर रेंट रिसीव करा है तो टू रेंट, अगर कमीशन रिसीव करा है तो टू कमीशन, और या किसी पर्सन को आपने पेमेंट करा है सुरेश रमेश को तो टू सुरेश या टू रमेश के नाम से आ जाएगा। फिर इसके बाद में सारी ट्रांजैक्शंस को नोट करने के बाद
हम क्या करेंगे, यहाँ पर बैलेंस निकालेंगे। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, इधर भी टोटल करना है एंड इधर भी। और टोटल की जो लाइनें होंगी वो हमेशा ध्यान रखिएगा वो आमने सामने लाइनें होंगी और इक्वल अमाउंट, यानी कि इधर भी वही अमाउंट लिखना है और इधर भी। लेकिन अमाउंट इक्वल कैसे बनेगा, अब देखिए अगर इस साइड का टोटल 40,000 रुपीज है तो इसमें भी 40,000 लिखोगे एंड इसमें भी 40,000 लिखोगे। लेकिन इस साइड का अगर आपने टोटल करा तो इस साइड का इन ऑल टोटल आपके पास में 30,000 आया। इसका मतलब हुआ कि 30,000 का टोटल आपको कैश में रिसीव हुआ, कैश रिसीव हुआ, और 30,000 रुपीज का आपने कैश में पेमेंट करा। तो इस समय जो बचा हुआ बैलेंस है उसको इस ईयर मंथ के, जैसे जुलाई बना रहे हो क्योंकि आप कैश बुक मंथ की बेसिस पे बनाते हो एज पर सीबीएसई, तो यहाँ इस मंथ के एंड की डेट डालोगे 31 जुलाई और यहाँ लिखोगे बाय बैलेंस कैरी डाउन, C/D, इसका मतलब कैरी डाउन होगा, क्या होगा, कैरी डाउन। और इस बैलेंस को जो बचा हुआ 10,000 का बैलेंस है उसे यहाँ लिखोगे। अब इस साइड का टोटल भी 40 हो गया, इस साइड का टोटल भी 40 हो गया। तो बैलेंस कर निकालने का क्या प्रोसीजर होगा कि आप पहले डेबिट और क्रेडिट का टोटल कर लीजिए, अलग वर्किंग नोट में लिख लीजिए कि डेबिट का कितना है, क्रेडिट का कितना है। जो भी टोटल ज्यादा, वैसे भी कैश बुक में तो डेबिट साइड का टोटल ही ज्यादा होगा, तो डेबिट साइड के टोटल दोनों आमने सामने लिखोगे और बचे हुए बैलेंस को आप कैलकुलेट कर लोगे जो बैलेंस कैरी डाउन के नेम से आएगा। ये आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हुआ जो सिंगल कॉलम कैश बुक का है। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन और कर लेते हैं जिससे कि आपको ये माइंड में बहुत अच्छे तरीके से सेट हो जाए। ये आपके पास में क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन जीएसटी ले लिया और सिंगल कॉलम आपको क्या बनानी है, यहाँ कैश बुक बनानी है। तो हम सिंगल कॉलम कैश बुक के इस क्वेश्चंस को करते हैं जिससे कि आपको और इजीली क्लियर हो जाए। तो देखिए जब भी आप कोई भी सिंगल कॉलम कैश बुक बनाएंगे तो सबसे पहले तो क्या बनाना है आपको, उसका फॉर्मेट ही बनाना है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले उसका फॉर्मेट बना लेते हैं। पहला कॉलम डेट ही है, ऑलरेडी आपको मालूम है। सेकंड कॉलम पर्टिकुलर का है, थोड़ा शॉर्ट करके लिख दिया है, LF। फिर अमाउंट का कॉलम, देन फिर आपके पास आएगा डेट का कॉलम, फिर उसके बाद में आपके पास आएगा LF का वो पर्टिकुलर का कॉलम, और उसके बाद में फिर आएगा आपके पास में LF का कॉलम, देन फिर आएगा आपके पास में डेट का कॉलम। ऊपर लिखेंगे हम कैश बुक, और हम कौन सी बना रहे हैं, सिंगल कॉलम बना रहे हैं। यहाँ लिख देंगे सिंगल कॉलम कैश बुक, और ये आप लिखेंगे यहाँ पर इस कॉर्नर पर डेबिट एंड इस कॉर्नर पर लिखेंगे आप क्रेडिट। ये आपके पास फॉर्मेट हो गया। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए पहले लिखा है कैश इन हैंड, क्या लिखा हुआ है, कैश इन हैंड लिखा हुआ है। कैश इन हैंड का मतलब मैंने आपको बताया था कि बैलेंस है हमारे पास, कितना बैलेंस है, 13,000 रुपीज। किस ईयर में स्टार्ट कर रहे हैं, मई 22 में स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, डेट डालेंगे 2022, इधर भी लिखेंगे, और 2022 इधर क्रेडिट साइड में भी लिखे देते हैं क्योंकि मंथ है तो वही सेम रहेगा। और यहाँ फर्स्ट में लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और कितना बैलेंस है हमारे पास, तो बैलेंस है हमारे पास 13,000 रुपीज। तो यहाँ मेंशन कर देंगे हम 13,000 रुपीज। इसी के साथ में अब अगली ट्रांजैक्शन को देखते हैं, और देखने में ट्रांजैक्शन को हमें क्या करना है, केवल ये देखना है कि कैश ट्रांजैक्शन है या नहीं है। अब देखिए यहाँ कह रहा है गुड्स सोल्ड फॉर कैश, हमने गुड्स किस में बेचा, कैश में बेचा। CGST और SGST कितना परसेंट है, 6% है। तो जब हम कोई गुड्स बेचते हैं तो हम क्या लिखेंगे, सेल्स। अब मैंने जितना भी गुड्स बेचा, कितने का बेचा, 9,000 का, और मैं इस पर GST भी मैं ही कलेक्ट करूंगा जिसको हम लिखते हैं आउटपुट के नाम से। और यहाँ लिखेंगे आउटपुट CGST और लिखेंगे आउटपुट SGST। और अमाउंट 9,000 का जितने भी गुड्स सोल्ड करा है उसका 6% कैलकुलेट करेंगे, आएगा 540। 540 सेम अमाउंट यहाँ होगा, 540 की सेम अमाउंट यहाँ होगी, और इन सबको हम 08010 यानी कि 10,080 रुपीज़ का हमने ये गुड्स क्या करा, सोल्ड किया। तो इसको डेबिट साइड में हम लिख देंगे टू सेल्स के नेम से। यहाँ लिखेंगे थर्ड में, क्योंकि थर्ड में की ये ट्रांजैक्शन है, टू सेल्स लिखेंगे, और सेल्स में मेंशन करेंगे हम 9,000 रुपीज़ क्योंकि हमने कैश में बेचा है। कैश में बेचा, कैश आया तो डेबिट साइड लिखेंगे, क्या बेचा, किसके थ्रू कैश आया तो उसका नाम आएगा। तो एक तो सेल्स का पैसा आया, एक आया हमारे पास आउटपुट CGST, और एक लिखेंगे टू आउटपुट
SGST, और इसका अमाउंट आ जाएगा 540 और इसका अमाउंट भी आ जाएगा 540। ये टोटल इन ऑल हमारे पास में हो गया, और ये तीनों ट्रांजैक्शन 3 मई की हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये सेम डेट में आएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ते हैं। यहाँ कह रहा है आपके पास में व्हाट गुड्स फॉर कैश, हमने गुड्स को खरीदा है, तो खरीदा है और किस में खरीदा है, कैश में। तो कैश आया कि गया, तो जब हम गुड्स खरीदेंगे तो कैश का पेमेंट करेंगे। कितने का गुड्स खरीदा है हमने, 6000 रुपीज़ का गुड्स खरीदा, और जिस पर हमने GST का भी पेमेंट किया है। इसको कैसे निकालेंगे, वही सेम, हम जब खरीदेंगे गुड्स को तो परचेज के नाम से लिखते हैं, और परचेज कितना है 6000 का, और इस पर हमने क्या करा, GST भी पेड करा है। तो जब GST हम पेड करते हैं तो इनपुट के नाम से लिखते हैं, तो इनपुट CGST और इनपुट SGST, और किस पे निकालेंगे, 6000 रुपीज़ का 6%, यहाँ हो जाएगा 360 रुपीज़, 360 इन तीनों का टोटल कर लेंगे तो 0, 2, 6, 7 और 6, तो 6720, और डेट हमारे पास कौन सी है, 5 है, तो यहाँ पर 5 में हम लिख देंगे बाय, पहले लिखेंगे 5 में, और ये लिखेंगे बाय परचेज, क्या लिखेंगे, बाय परचेज लिखेंगे, और परचेजेस में अमाउंट कितना जाएगा 6000 रुपीज़, और इसी सेम डेट में लिखेंगे फिर बाय इनपुट CGST, और सेम डेट में लिखेंगे बाय इनपुट SGST, और मैंने बताया था इसी अमाउंट पर कैलकुलेट करेंगे 6%, तो 360 एंड 360, ये आपके पास कैलकुलेट होकर आ गया। इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट पर जाइए, कह रहा है पेड सैलरी। अब पेड का मतलब होता है कैश में पेमेंट करना, और हमने पेमेंट किस बात का करा है, सैलरी। तो जब भी पेड के साथ कोई नाम गिवन हो तो वो हमारे बिजनेस का एक खर्चा होता है, यानी कि हमने इसका पेमेंट करा है, तो सैलरी को हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय सैलरी के नेम से, यहाँ लिखेंगे बाय सैलरी, और कितना अमाउंट है और किस डेट की ट्रांजेक्शन है ये, तो ये 8 की ट्रांजेक्शन है, और अमाउंट है 3000 रुपीज़, तो यहाँ लिख देंगे हम 8 में, और यहाँ आ जाएगा कितना अमाउंट, आई थिंक 3000 रुपीज़ था, 3000 रुपीज़, तो 3000 रुपीज़ हमने ये मेंशन कर दिया क्योंकि हमने इतने का पेमेंट करा है। इसी तरीके से अगली वाली ट्रांजेक्शन्स पर आइए, तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। हमने बैंक में क्या करा है, कैश को डिपॉजिट करा है। जब मैंने कैश को बैंक में डिपॉजिट करा है तो कैश मेरे पास से आउट हुआ, मैंने बैंक को दे दिया, तो बैंक को दिया, मेरे पास से आउट हुआ, तो जब कोई पेमेंट करा तो मैं कहाँ लिखूंगा, क्रेडिट साइड लिखूंगा बाय बैंक के नेम से, किसके नेम से, बैंक के नेम से लिखूंगा, और अमाउंट कितना है, तो अमाउंट है मेरे पास यहाँ पर 5000 रुपीज़, डेट है 11, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास में 11 में, और यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा मेरे पास में 5000 रुपीज़, तो यहाँ लिख दूंगा मैं 5000 रुपीज़। इसी तरीके से नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ जाते हैं, लिखा है बॉट फर्नीचर, हमने क्या खरीदा है, फर्नीचर खरीदा है, और उस पर भी GST का पेमेंट करा है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था सेम एज प्रोसीजर से इसको करेंगे, लेकिन अब की बार मैंने गुड्स नहीं खरीदा है। जब मैं गुड्स परचेज करता हूं तो परचेज के नाम से लिखूंगा, बट अगर उसके अदर मैंने किसी एसेट को खरीदा है तो जो भी पर्टिकुलर उस एसेट का नाम होगा उसी को हम नोट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम क्रेडिट साइड में, डेट है 13 में, तो 13 मई को हमारे पास में आ जाएगी बाय फर्नीचर, जितने का भी आपने फर्नीचर यहाँ पर परचेज करा है, और फर्नीचर आपने करा है 4000 रुपीज़ का परचेज, तो यहाँ लिखोगे 4000 रुपीज़, और इस पर GST का भी पेमेंट करा है, तो यहाँ लिखेंगे बाय इनपुट CGST और बाय इनपुट SGST, और यह अमाउंट कितना आएगा, इस 4000 का 6% कैलकुलेट करोगे तो 240 एंड 240, ये आपके पास में मेंशन होगा। अगली ट्रांजैक्शन को देखिए, लिखा है कैश सेल्स, तो मतलब हमने गुड्स किस में बेचा है, कैश में बेचा है। CGST SGST कितना परसेंट है, 6%। गुड्स कितने का बेचा है, 20000 का, ऑफ विच 12000 इन बैंक ऑन 16 अक्टूबर, 15 तारीख को हमने ये गुड्स बेचा, और इसमें से 12000 रुपये हमने 16 अक्टूबर को क्या करे, बैंक में डिपॉजिट करे। तो एक बात बताइए, मैं जो अब ट्रांजैक्शन कर रहा हूं वो तो मई की कर रहा हूं ना, अक्टूबर के महीने की तो अभी नहीं कर रहा। जब ये डेट आएगी तभी तो उस डेट में लिखूंगा, तो यहां पर अभी नहीं लिखना है, अभी जो मैंने कैश में बेचा है और जिस डेट में जितना बेचा है उसको मैं लिखूंगा। तो यहां पर मैंने गुड्स को सोल्ड करा है कितने का, 20000 का। अब गुड्स को सोल्ड करा, इसका मतलब मेरे पास पैसा आया, तो जब मेरे पास पैसा आएगा तो कहाँ लिखूंगा, उसे डेबिट साइड में लिखूंगा टू सेल्स के नेम से, और कितने रुपए का, 20000 का। और इस पर मैं क्या चार्ज करूंगा, इस पर मैं GST चार्ज करूंगा, और जब मेरे पास GST एज ए इनकम होता है तो आउटपुट के नाम से आएगा, तो आउटपुट CGST टू आउटपुट
SGST, और यहाँ 20,000 का 6% अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो 6 2 12, 1,200 एंड 1,200 रुपीज़, ये आपके पास कैलकुलेट होकर आ जाएगा। डेट कौन सी गिवन है, तो डेट देखेंगे हम, तो डेट है 15 मई, तो यहाँ डाल देंगे हम 15 मई, और सेम डेट की ट्रांजेक्शन है तो डैश लगा दिया मैंने। अगली ट्रांजेक्शन पर आते हैं। नेक्स्ट कह रहा है हमारे पास में, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कह रहा है हमारे पास में, बॉट गुड्स फ्रॉम सोहन। हमने गुड्स किससे खरीदा है, सोहन से खरीदा है। तो सोहन तो एक नाम है, और मैंने बताया था कि जब नगद और उधार क्वेश्चन में गिवन ना हो और नाम गिवन होगा तो हम उसे मानेंगे कि उधार ट्रांजैक्शन है, और अगर ये नाम भी गिवन नहीं होता तो हम इस ट्रांजैक्शन को नगद में मानते, तब हम इसे नोट करते, तब हमारा कैश का पेमेंट होता। बट ये उधार की ट्रांजैक्शन है तो इसलिए इसको अब हम नोट नहीं करेंगे। इसको मैं इरेज कर रहा हूं ताकि आपको क्लियर रहे पॉइंट। ठीक, इसके बाद में अगली ट्रांजैक्शन पर आइए 21 की। वो कह रहा है विड्रॉल कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। हमने बैंक से पैसा निकाला है अपने ऑफिस के लिए, तो बताओ पैसा आया कि गया। तो यहाँ पर पैसा हमारे पास आया, और दिया किसे, हमने मतलब हमें सॉरी किससे मिला, हमें मिला बैंक से। तो हम 21 को लिखेंगे, यहाँ पर 21 मई को लिखेंगे टू बैंक के नाम से, और अमाउंट मेंशन कर देंगे कितना पैसा मिला बैंक से हमें, 2,500 रुपीज़। ये हमारे पास में ट्रांजैक्शंस बन जाएगी। सेम इसी तरीके से अगली ट्रांजैक्शंस को हम देखते हैं। तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास में, पेड सोहन इन फुल सेटलमेंट। हमने सोहन को पैसा दे दिया और फुल सेटलमेंट कर लिया ऑफ हिज अकाउंट 5,400। अब मेरे पास कितना उसका उधार था कितना नहीं था इससे मेरा कोई मतलब नहीं, मुझे तो वो ये बता रहा है कि मैंने जो उसे सोहन को पैसे दिए हैं वो 5,400 रुपीज़ दिए हैं, तो मैं 5,400 से ट्रांजेक्शन को नोट कर दूंगा। अब मैं डेबिट साइड, ये पेमेंट करा है मैंने सोहन को, तो क्रेडिट साइड जाऊंगा, डेट है 23, तो 23 में मैं यहाँ लिखूंगा बाय सोहन। किसको दे रहा हूँ मैं पैसा, सोहन को दे रहा हूँ, और जितना भी पैसा मैं सोहन को दे रहा हूँ इतना मैं नोट कर दूंगा, कितना दे रहा हूँ मैं सोहन को पैसा। तो पेड टू सोहन 5,400 रुपीज़, तो 5,400 रुपीज़ मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा। ये मेरे पास में ट्रांजेक्शन इनऑल होगी। इसी की तरीके से अगली ट्रांजेक्शन की तरफ हम जाएं, तो वो कह रहा है पेड अमित बाय चेक। अब अमित को तो मैंने चेक के थ्रू पेमेंट करा, और चेक का पेमेंट किस में जाता है, बैंक में। तो क्या मैं बैंक की ट्रांजेक्शन नोट कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। तो ये ट्रांजेक्शन नोट इस कैश बुक में नहीं होगी, क्यों, क्योंकि ये कैश की ट्रांजेक्शन नहीं है। पेड कैरिज 500 रुपीज, रेंट 800 रुपीज प्लस CGST SGST 6% ईच, एंड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 600 रुपीज। हमने तीन चीजों का पेमेंट 27 में करा है, तो हम तीनों को ही नोट डाउन करेंगे, और यहां लिखेंगे 27 में 27, और यहां लिखेंगे बाय कैरिज, जितने रुपए का भी कैरिज का पेमेंट करा है। कितने का पेमेंट करा है कैरिज का हमने, तो कैरिज का पेमेंट कराया हमने 500 रुपीज़ का, तो यहाँ लिखेंगे 500 रुपीज़। फिर हमने किसका पेमेंट कराया, रेंट का, तो यहाँ लिखेंगे बाय रेंट, और रेंट पर हमने GST भी दिया है, तो बाय इनपुट CGST बाय इनपुट। थोड़ा बढ़ा लेते हैं पेज को अपने, क्योंकि हमारी ट्रांजैक्शंस ज़्यादा हैं इसलिए। और यहाँ पर हमारे पास में आ जाइए, यहाँ लिखेंगे बाय इनपुट CGST और बाय इनपुट SGST, और अमाउंट कितना आएगा, तो अमाउंट आ जाएगा यहाँ पर है इसका 800 रुपीज़, और 800 रुपीज़ का 6%। तो यहाँ पर आपके पास में आ जाएगा 800, और 800 का 6% अगर मैं कैलकुलेट करूँगा तो मेरे पास में 20 से 20 कट 480 48, तो 48 यहाँ आएगा और 48 ही यहाँ आएगा। ये ट्रांजैक्शन हमने सेम डेट की है तो इसी में नोट हो जाएगी। और एक हमने पेमेंट करा है लाइफ इंश्योरेंस का। किसका पेमेंट करा है, लाइफ इंश्योरेंस। अब देखिए अगर खाली सिंपली इंश्योरेंस लिखा होता तो बाय इंश्योरेंस के नेम से लिखते, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस हमारे प्रॉपराइटर का होता है क्योंकि उसकी लाइफ है ना, किसी ह्यूमन की लाइफ होती है ना, तो ये उसका पर्सनल खर्चा हो गया, इसलिए इसको लिखेंगे हम बाय ड्राइंग के नेम से। तो यहाँ इसी सेम डेट में हम लिखेंगे बाय ड्राइंग, और ड्राइंग के नेम से हमारे पास में यहाँ पर जो भी अमाउंट है इन ऑल वो आ जाएगी। और अमाउंट हमारे पास कितनी है, 600 रुपीज़ की ये अमाउंट है, तो यहाँ आ जाएगा 600 रुपीज़। अगली ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं। तो लिखा है पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्ज 1100 एंड वाटर चार्ज 800 रुपीज़।
तो ये दोनों के दोनों खर्चे हमारे पास किसके हैं, ये भी बिजनेस का खर्चा है और इनका भी हमने क्या करा है, पेमेंट करा है। तो हमारे पास में 31st को हम आएंगे, यहाँ लिखेंगे 31st को मई को, और यहाँ पर आएगा आपके पास बाय इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस के नेम से और बाय आपके पास में म्युनिसिपल एक्सपेंसेस, क्योंकि वाटर चार्ज का पैसा कौन लेता है, म्युनिसिपल डिपार्टमेंट लेता है, इसलिए उसके नाम से, या वाटर चार्ज के नाम से भी लिख सकते हो, बट अच्छा नहीं लगेगा वाटर चार्ज, उसकी जगह जो पैसा हमसे ले रहा है उसका हमने नाम इनऑल यहाँ पर लिख दिया, उस ऑर्गेनाइजेशन का हमने नाम लिख दिया। और यहाँ पर हमारे पास कितना आएगा, तो कितना पेमेंट बता रहा है वो, तो पेमेंट बता रहा है 1100 एंड 800 रुपीज़, तो यहाँ आ जाएगा 1100 एंड 800 रुपीज़। और जो बचा हुआ डिफरेंस होगा वो हमारे पास कहलाएगा बैलेंस। वो क्या कहलाएगा, वो हमारे पास में कहलाएगा और जब मैं बैलेंस कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास में बैलेंस कैसे निकालूंगा, तो मुझे डेबिट साइड का, किसका, इस डेबिट साइड का टोटल करूंगा, आमने सामने लाइनें खींचूंगा यहाँ पर, और ये वाला जो डेबिट साइड का टोटल है, पूरा का पूरा इनऑल टोटल है, उसे मैं यहाँ मेंशन करूंगा, और फिर उसके बाद मैं इधर भी यही वाला बैलेंस लिखूंगा, और ये मंथ के एंड की डेट यानी कि 31st में डालूंगा, और यहाँ लिखूंगा बाय बैलेंस कैरी डाउन C/D, और वो बैलेंस इन सब का माइनस होने के बाद जो बचेगा वो आ जाएगा आपके पास में यहाँ पर बैलेंस। ये पूरा इन ऑल आपके पास में क्वेश्चंस हुआ। ये आपके पास में इन ऑल पूरा कंप्लीट क्वेश्चन हुआ। और जिस तरीके से मैंने बताया है, जितना भी कैश रिसीव होगा वो डेबिट साइड में, एंड जितना भी पेमेंट होगा वो क्रेडिट साइड में। कोई भी नॉन ट्रांजेक्शन होगी तो उसे हम नोट नहीं करेंगे, बैलेंस आप लोग अपनी तरफ से निकाल लेना, इन सब का टोटल यहाँ, फिर वही ये वाला टोटल इधर, और इसमें से इसको माइनस करके बैलेंस कैरी डाउन। ये सिंपल कैश बुक भी बहुत आसान है, एक दो क्वेश्चन अपनी बुक से और कर लीजिएगा, ये बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ध्यान केवल इतना रखना है, जितना कैश रिसीव हुआ वो डेबिट साइड में, जितना भी कैश का पेमेंट हुआ है वो क्रेडिट साइड में, और कोई भी अगर नॉन कैश ट्रांजैक्शन है या बैंक की ट्रांजैक्शन है तो वो सिंगल कॉलम कैश बुक में नोट नहीं होती। आई होप कि ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगला टॉपिक हमारा रहेगा डबल कॉलम कैश बुक का। ऑल